दोस्तों, श्री राजमोहन अकेडमी में आप सबों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 के रसायन एवं समीकरण के क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे पेज नंबर 15 के क्वेश्चन हो गए थे। यहाँ से हम लोग पाठ्य पुस्तक के प्रश्न से हल करेंगे आगे क्वेश्चन को। तो समय को ज़्यादा न गंवाते हुए क्वेश्चन को मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारा है कि नीचे दी गई अभिक्रियाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। यानी हमें ये बताना है कि जो नीचे दिए गए संबंध हैं इसमें असत्य क्या है। तो ऐसे हम क्वेश्चन को समीकरण को पढ़ेंगे। समीकरण में लिया गया है कि लेड ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो लेड और कार्बन डाइऑक्साइड अलग अलग हो जाते हैं। यानी लेड से ऑक्सीजन अलग होता है, किस में जुड़ जाता है, कार्बन में जुड़ जाता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, यानी इसमें क्या अपचयित हो रहा है और क्या किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है। यानी अपचयित और उपचयित हो रहे हैं, इसमें कौन क्या हो रहा है इसको हमें बताना है। तो ऐसे हम देख सकते हैं, देखिए उपचयन यानी अपचयन अभिक्रिया और उपचयित अभिक्रिया किसे कहते हैं, या आप कह सकते हो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं उपचयन का मतलब होता है, अपचयन का मतलब होता है कि जब कोई पदार्थ अपने से टूटकर एक नया पदार्थ बनाता है उसे हम अपचयन कहते हैं, और जब कोई पदार्थ अलग से आ करके एक में मिल जाता है तो उसे हम उपचयन कहते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं शीशा अपचयित हो रहा है। यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो शीशा है लेड ऑक्साइड, जो ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन अलग हो रहा है, कार्बन से मिल रहा है, तो लेड जो है वो अपचयित हो रहा है और कार्बन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। क्योंकि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो बनता है क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। इसलिए क्वेश्चन नंबर हमारा ये योम बी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ से देख सकते हैं आप, ये योम बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है सॉरी खांसी आ रही कुछ। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि आयरन जब ऑक्सीजन से मिलता है, फेरिक ऑक्साइड और एल्युमिनियम मिलता है तो क्या बनाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड एवं आयरन अलग होता है। तो यहाँ से हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा द्विविस्थापन अभिक्रिया है और कौन सा संयोजन अभिक्रिया है। इसके बाद में इसमें दो ऑप्शन और दिए गए हैं, नीचे दिए गए हैं कि वियोजन अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं विस्थापन का मतलब क्या होता है कि जब कोई पदार्थ अपने से अलग हो जाए। यानी जैसे मान लो आपने एक बाल्टी में दो सामान रख दिया और उस बाल्टी से निकाल करके अलग एक सामान को कर दिया, तो उसी को हम विस्थापित कहेंगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह को जाना। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि जो आयरन है, आयरन अलग हो रहा है किससे, ऑक्सीजन से, और जुड़ कौन सा रहा है, तो एल्युमिनियम जुड़ रहा है। तो इसको संयोजन का मतलब क्या होता है, आगे इकट्ठा करना, एकत्रित करना, और विस्थापन का मतलब क्या होता है, हटाना। तो देखिए आयरन जो है हट रहा है और ऑक्सीजन एल्युमिनियम के साथ क्रिया करके यहाँ से एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। यानी इसमें ये बताते हैं कि जब हम लौह चूर्ण पर क्या डालते हैं, तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl क्या डालते हैं, HCl डालते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, या क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन नॉड एवं जल बनता है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डालते हैं तो गैस किसका, हाइड्रोजन गैस एवं क्लोराइड बनता है। यहाँ से क्वेश्चन में देख सकते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि ये कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम आप लोग पढ़े होंगे। ब्रह्मांड में उपस्थित हर कोई वस्तु ना तो कभी नष्ट होती है और ना ही यानी ब्रह्मांड में स्थित हर कोई वस्तु
अपने रूप का परिवर्तन करती है, नष्ट नहीं होती, कभी भी नहीं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही है कि हर कोई वस्तु केवल अपना रूप बदलती है और नष्ट कभी नहीं होती। ब्रह्मांड में जितना भी द्रव्यमान है वो हमेशा नियत रहता है। तो यहाँ से यानी कोई भी समीकरण संतुलित करना हमें क्यों आवश्यक है, क्योंकि उसका रूप चेंज होता है, उसका द्रव्यमान नहीं चेंज होता है। तो उसके हर एक द्रव्यमान आपस में बराबर होने चाहिए, तभी वो रासायनिक समीकरण संतुलित समीकरण कहलाएगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका उत्तर क्या है, उसको भी आगे पढ़ेंगे। देखिए कि जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड तथा दाईं ओर राइट हैंड साइड में बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अर्थात अभिकारकों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या बराबर होती है उत्पादों में तत्वों के कुल परमाणुओं की संख्या के। यानी अभिकारक यानी जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जितने भी तत्व हैं उनके परमाणु संख्या उत्पाद यानी जो बनकर यानी क्रिया लेने अभिक्रिया यानी जो अभिक्रिया के दौरान भाग लेते हैं उनके द्वारा जो नया उत्पाद बनता है उनके परमाणु हमेशा बराबर होने चाहिए। फिर आगे क्या कहा गया है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो न निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। अर्थात उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारकों यहाँ से देख सकते हो कुल द्रव्यमान बराबर अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान। अतः रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान के संरक्षण नियम का पालन होता है। यानी द्रव्यमान का संरक्षण नियम यही है कि ना तो कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है यानी अभिक्रिया के दौरान और न ही कोई द्रव्यमान उत्पन्न होता है और न ही कोई द्रव्यमान नष्ट होता है, केवल अपने रूप का वो परिवर्तन करता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है तो हम देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। यानी जितने भी यहाँ पर हमें समीकरण दिए गए हैं यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके क्या बनाती है, अमोनिया बनाती है। इसका हमें संतुलित समीकरण देना है। फिर यहाँ पर क्या है कि जो अगला है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इसका हमें समीकरण देना है। तो ये देखते हैं इसका समीकरण कैसे देंगे। उसके बाद में दो भी और दे रखे हैं क्वेश्चन। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड एवं एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट का अवक्षेप देता है। फिर अगला पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हमें क्या देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देती है। तो इसको हम आइए जान लेते हैं। देखिए नाइट्रोजन का प्रतीक क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन का प्रतीक N होता है, हाइड्रोजन का H होता है और गैस के लिए हम क्या दर्शाते हैं। देखिए नाइट्रोजन का यहाँ पे N, हाइड्रोजन के लिए H और गैस के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं एरो, ऊपर के एरो का। तरह से हम जान सकते हैं कि देखिए अमोनिया NH3 यानी अमोनिया गैस बनने के लिए क्या क्या हमें यानी अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, तो अमोनिया का जो सूत्र होता है NH3 होता है। आइए आगे देखते हैं। यानी जब हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाएंगे कितने कितने परमाणु को, यहाँ से देख सकते हो यहाँ से 6 परमाणु हाइड्रोजन के मिल करके यहाँ से 2 परमाणु नाइट्रोजन के आपस में मिल करके हमें क्या देते हैं, अमोनिया देते हैं। अमोनिया के 2 परमाणु देते हैं यानी NH3 भी आप लिख सकते हो अमोनिया के लिए। यहाँ पे 2 परमाणु दिए गए। अगर जो हम हाइड्रोजन के देखो हाइड्रोजन के 3 परमाणु, हाइड्रोजन के कितने परमाणु होने चाहिए, 3 परमाणु होने चाहिए और नाइट्रोजन के कितने परमाणु होने चाहिए, 1 परमाणु होने चाहिए। उससे हम क्या कर सकते हैं, अमोनिया का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 परमाणु न होने के कारण यहाँ पे हाइड्रोजन को 6 और नाइट्रोजन को 2 दिया गया है। यानी हम HN हाइड्रोजन और नाइट्रोजन नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे 3 दिया गया है क्योंकि पूरा हमारा द्रव्यमान बराबर हो जाए। तो यहाँ पे 6 परमाणु हाइड्रोजन के मिला करके और 2 परमाणु नाइट्रोजन के मिला करके अमोनिया गैस बनता है। फिर आगे देखते हैं, अगला समीकरण है कि हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑक्सीजन यानी 2 परमाणु हाइड्रोजन सल्फाइड के और 6 परमाणु ऑक्सीजन के मिल करके हमें जल और सल्फाइड देते हैं, कहते हैं सल्फाइड। तो यहाँ से परमाणु की संख्या के बराबर हम कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 2H2S हाइड्रोजन के 4 परमाणु और सल्फर के 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 6 परमाणु होने चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 दूनी 4 परमाणु
हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, यानी ऑक्सीजन के कितने हुए 4, 2 दूनी 4, 4 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 2 6 ऑक्सीजन। सल्फर के कितने 2 होने चाहिए, यहाँ से आप देख सकते हो 2 परमाणु यहाँ पे सल्फर के भी हो गए। चलिए अगले समीकरण की तरफ बढ़ते हैं। अगला समीकरण हमारा क्या है कि 3BaCl यानी बेरियम क्लोराइड क्या है, बेरियम क्लोराइड का 3 परमाणु अल्मीनियम सल्फेट के परमाणु से अपक्रिया करके क्या बनाता है, अल्मीनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट। ये आपका रहा तीसरा नंबर समीकरण। यहाँ पे आप परमाणु संख्या भी मिला सकते हो। बेरियम क्लोराइड के 3 परमाणु यहाँ, यानी बेरियम के 3, क्लोरीन के 2। यहाँ देख लेंगे बेरियम के 3 और क्लोरीन के यानी 3 दूनी 2 यहाँ का, 3 यहाँ से गुणा करेगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ से 3 ये और 2 ये 6, यानी 6 क्लोरीन हो गया। अल्मीनियम के कितने 2, तो 2Al है यहाँ पे अल्मीनियम के 2। सल्फेट के कितने होने चाहिए 4 3 12, कितने होने चाहिए 12 होने चाहिए। तो यहाँ से देख सकते हो 4 जब 3 में गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 जब 3 में गुणा करेगा, ये वाला आप देख सकते हो 4 जब 3 में गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा, 4 3 12। अगले समीकरण की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर देखिए जब पोटेशियम, यहाँ से देख सकते हो पोटेशियम जो हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करता है तो क्या देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। दोस्तों समीकरण आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है, यानी इन समीकरणों को हम संतुलित कैसे करेंगे उसको हम देखते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन नाइट्रेट, यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन नाइट्रेट जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, कैल्शियम नाइट्रेट प्लस जल H2O। तो देखिए इसमें परमाणु की संख्या बराबर है नहीं बराबर है उसको मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दिया गया है, पहले देख लेते हैं 2HNO3, इसको यहाँ पे बराबर करके दिया गया है। यहाँ पे इसको बराबर कैसे किया गया इसको भी मैं समझ लेता हूँ एक बार, आप लोगों को बता देता हूँ। देखो HNO3 प्लस क्या बनता है, यहाँ से देखिए थोड़ा जगह चाहिए इसके लिए, थोड़ा यहाँ से देखिए HNO3 जब किसके साथ मिलता है, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलता है तो क्या देता है हमें, CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या देता है H2O यानी जल, H2O देता है, जल देता है। तो अब हमें क्या देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से ही देख सकते हो कि यहाँ परमाणु की संख्या में ही चेक कर लेते हैं कि क्या है। ऑक्सीजन के 3, हाइड्रोजन के यहाँ से देख सकते हो 2 और एक 3, ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 3 नाइट्रोजन 1 कैल्शियम 1, ऑक्सीजन कितने हुए 2 यहाँ से और यहाँ से कितने 1 3 2 और 1 कितना होगा 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन और 1 कैल्शियम, ये होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हैं कैल्शियम मान लो 1 है हमारा, यहाँ पे हो गया। नाइट्रोजन कितने हो गए 2, जबकि यहाँ पे कितने हैं 1 है, यहाँ से होल स्क्वायर यानी होल ट्वाइस है तो यानी यहाँ पे 2 हो गए। और ऑक्सीजन कितने 3 दूनी 6 हो गए। हाइड्रोजन कितने, यहाँ से आप देख सकते हो तो केवल हाइड्रोजन कितना 2 ही है और यहाँ पे कितना 3 है, तो यहाँ पे 1 की कमी है, तो इसलिए यहाँ से हम 2 को गुणा करवा देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2HNO3 देखिए अब यहाँ से कितना होगा, ऑक्सीजन के 3 दूनी 6 परमाणु, नाइट्रोजन के 2 हाइड्रोजन के 2 यहाँ से और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे रहेगा। तो इधर देखिए आप इधर बराबर हो जाएगा, यहाँ से इतना ही कर देने से देखो 2HNO3 यहाँ पे है 2HNO3 और यानी 6 परमाणु ऑक्सीजन के, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे और 2 यहाँ, 4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 आप देख सकते हो, हाइड्रोजन के हो गए 2H2O, यहाँ पे 2 गुणा करवा देंगे तो ऑक्सीजन के कितने 2 यहाँ पर और 3 दूनी 6 यहाँ पे, 6 और 2 8 कितना हो गया 8, यहाँ से आप देखते हो 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 4 2 यहाँ पे 2 और 2 4 यहाँ पे हो गया बराबर। उसके बाद में आप देख सकते हो कैल्शियम कितना, तो कैल्शियम 1 ही है तो कैल्शियम 1 ही रहेगा। नाइट्रेट कितने 3 दूनी 6, यानी ऑक्सीजन कितने, ऑक्सीजन को देख लेते हैं 3 दूनी 6 यहाँ पे और 2 यहाँ, 6 और 2 कितना हो गया 8, 3 दूनी 6 यहाँ पे और ऑक्सीजन का 2 यहाँ से गुणा करेगा इसमें तो 8 हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना 2 यहाँ से, तो यहाँ से होल ट्वाइस है तो यहाँ पे ही 2 गुणा करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा
चलिए अगले वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं इसको यहीं पर स्टॉप करता हूँ। अगले वीडियो के लिए अगले क्वेश्चन समझने के लिए दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।